हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 01/2019 जो एडवर्टीजमेंट था फॉर अ सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, उसका हम लोग पेपर 4 जो जनरल इंजीनियरिंग साइंस है, हम लोग जानते हैं जनरल इंजीनियरिंग साइंस में टोटल 3 ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का कंबाइंड क्वेश्चन आता है। तो उसमें जो मैकेनिकल पार्ट का था, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था, उसे मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा। क्वेश्चन नंबर एक्चुअली देखिए हर सेट का अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल कि आप अगर सेट 1 में होंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वो सेट 2 में हो सकता है क्वेश्चन नंबर 6 हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर से नहीं होगा, क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर डिस्प्ले होगा, उसका मैं आंसर बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। और एज यूजुअल अपने आप वो सेट के हिसाब से आप काम कर लेना कि हाँ शायद ये सेट नंबर ए है जो मैं डिस्कस करने, मेरे पास जो सेट है वो सेट ए है। फिर भी आप लोग अपना देख लेना क्या आपका सेट से करस्पॉन्डिंग कौन सा वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग वो है, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, आप क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ऐसे बोल रहा है क्या कि इफ बी मल्टीप्लाई अ स्केलर टू ए यूनिट वेक्टर, अगर हम किसी स्केलर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी कुछ बच्चे गलत सॉल्व किए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर को हम लोग इंडिकेट करते हैं ए कैप से या फिर यू कैप से। यूनिट वेक्टर को इंडिकेट करते हैं यू कैप से, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 यूनिट। तो अब इसके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। तो अगर किसी स्केलर क्वांटिटी में इसके डायरेक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, द डायरेक्शन विल चेंज अकॉर्डिंगली। जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को होगा वही स्केलर का डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला का बी। तो क्या हो जाएगा इसका, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा डिस्प्ले हो रहा होगा और आप वीडियो को पॉज करो, देखो क्या कह रहा है। बोलता क्या है, द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी अलोंग एनी एक्सिस। मान लेते हैं कि हमारा एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, और ये बॉडी का मान लेते हैं हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा बॉडी रोटेट कर रहा है या रोटेट करने का टेंडेंसी रख रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैकेनिकल का है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं 3, 4, 5, 6 लगातार पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और क्वेश्चन तो डिस्प्ले हो ही रहा है क्योंकि हर सेट में क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस इन अ गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज एज पर द प्रिंसिपल ऑफ। मतलब क्या बोल रहा है कि मान लीजिए हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें हमारा बहुत सारा फोर्सेज है, ये F1 है, ये F2 है, ये एंगल θ2 पर है और ये एंगल θ1 पर है। बोलता क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेज इन ए गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, F1 F2 का मान लीजिए कुछ FR होगा, ठीक है। तो इसका FR का अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, FR cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा FR sin थीटा। तो FR cos थीटा किसके बराबर होगा डियर स्टूडेंट्स, F1 cos θ1, मान लीजिए कोई थीटा एंगल पर है, प्लस F2 cos θ2। सिमिलरली FR sin थीटा क्या होगा, F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2। ये कौन सा प्रिंसिपल है, इसे कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। हम लोगों ने क्या करा, फोर्स को रिजॉल्व करा। रिजॉल्व मतलब उसके कंपोनेंट में तोड़ देना। हम लोगों ने उसके कंपोनेंट में ब्रेक करा और हम लोग निकाल दिए, उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। हमारा 3 क्वेश्चन हो गया। इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो डिस्प्ले हो रहा है, आप देखना उसमें क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर। इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। तो देखिए इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है
कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या पढ़े थे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग 11th क्लास में, 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे और बीटेक में भी पढ़े हैं मैकेनिक्स में। तो इसका बेसिक फंडामेंटल है कि ये कब लागू होता है? जब हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, मतलब एक्सेलरेशन में कोई चेंज ना हो। तो ऑप्शन नंबर अगर बी कहते हैं, क्या बोलता है? कर्व्ड मोशन। अगर मोशन मेरा कर्व्ड है, अगर मेरा मोशन कुछ इस प्रकार कर्व्ड है, तो देखिएगा यहां पर एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या है? कुछ यूं, यहां पर कुछ यूं, यहां पर कुछ यूं। तो पॉइंट के हिसाब से एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। और हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, यूनिफॉर्म तो होगा नहीं। तो बोलता क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज्ड फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो कर्व्ड में तो काम करेगा नहीं। दूसरा बोलता है मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सिमिलर है, सर्कुलर पाथ है तो भी डायरेक्शन अपना चेंज कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। स्ट्रेट लाइन में हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैकेनिकल की बोलता क्या है? देखिएगा यहां क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, बोलता क्या है कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? देखिएगा जब मैंने क्लास लिया था आप लोग का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो मैंने एक ट्री बनाया था और ट्री में मैंने क्या बोला था कि एक तरफ हमारा शियर स्ट्रेस है, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है, दूसरी तरफ हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लैटरल स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और क्या हमारा शियर स्ट्रेन। तो मैंने कुछ इस प्रकार से एक ट्री बनाया था। ठीक है, इसे बोला था माइनस म्यू, इसे बोला था ई, इसे बोला था के, और इसे बोला था जी। मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू जी इंटू शियर स्ट्रेन, और म्यू इज इक्वल टू माइनस डायमेट्रल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो क्या बोलता है? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस मेरा क्या है? ये के। तो बल्क मॉडुलस क्या है हमारा? यहां से अगर हम बोलेंगे के इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ऑप्शन क्या हमारा? डी क्या बोलता है? डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता क्या है? देखिएगा डिस्प्ले हो रहा होगा। ये जो हमारा सीक्वेंस 5 है वो पार्ट सेट ए के हिसाब से वो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज। देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझिएगा चीजों को। फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम n से इंडिकेट करते हैं और हमेशा ये ग्रेटर देन 1 होता है। ये याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि भूल जाता है बच्चा कि अल्टीमेट क्या है, परमिसिबल क्या है, ऊपर कौन होगा, नीचे कौन होगा। एक चीज याद रखिएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 होगा। इक्वल टू 1 हो गया मतलब क्रिटिकल डिजाइन कंडीशन है, और से हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो होगा क्या इसमें? ऑप्शन नंबर सी पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या बोलता है? अल्टीमेट स्ट्रेस, सॉरी अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग एक लिफ्ट बनाते हैं, हम लोग एक लिफ्ट बनाते हैं और इस लिफ्ट में क्या होता है? बायर होता है। लिफ्ट में लिखा होता है कि 6 पर्सन अलाउड, मतलब हमारा जो 6 पर्सन अलाउड, मतलब कि जो हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस है, जितना स्ट्रेस हमारा ये बायर झेल पाएगा वो क्या है? हमारा 6 पर्सन तक है। लेकिन अगर एज्यूम करिए कि हमारा जो अल्टीमेट स्ट्रेस जो भी मटेरियल से बायर बना हुआ, रोप बना हुआ है, वो एग्जैक्टली दोनों बराबर हो, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 लेकर चल रहे हैं, तो गलती से 6 के जगह पर अगर कोई बच्चा भी चढ़ जाएगा तो वो टूट जाएगा ना। तो उसी चीज को बचाने के लिए हम लोग जो इसका एक्चुअल में हमारा जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है, जो एक्चुअल परमिसिबल स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस से थोड़ा सा कम वैल्यू बताते हैं पब्लिक को। जैसे कि मान लीजिए इसका परमिसिबल स्ट्रेस है रोप का, मान लीजिए 500 मेगा पास्कल, तो हम क्या बोलेंगे
कि भाई 500 मेगापास्कल है तो हम 400 मेगापास्कल ही पब्लिक को बोलते हैं कि 400 मेगापास्कल से ऊपर होगा तो टूट जाएगा, 6 आदमी बराबर 400 मेगापास्कल। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि 400 के ऊपर नहीं जाए। 400 के ऊपर अगर जाता भी है 10-20 तो टूटेगा नहीं, लेकिन पब्लिक यहां पर कंसियस हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो गया हमारा, 400/500, मतलब कितना हो गया, 0.8। ये हमारा क्या था, अल्टीमेट स्ट्रेस, जो हमने पब्लिक को अल्टीमेटम देके रखा है, और ये मेरा क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, जो हमको मटेरियल परमिट करता है, अलाउ करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर यहां पे सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लॉकिंग इन अ रिवेट ज्वाइंट इज टू मेक द ज्वाइंट। ठीक है, क्लॉकिंग क्या होता है, अगर आप इंजीनियर ना हो करके सिंपल अगर डिक्शनरी में वर्ड देखोगे तो इसका मतलब होता है क्या, टू मेक लीक प्रूफ या वाटर प्रूफ ज्वाइंट। ठीक है, लीक प्रूफ या वाटर प्रूफ ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, कॉल्किंग। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसका, ऑप्शन नंबर ए क्या है, स्ट्रॉन्गर इन टेंशन, नहीं, फ्री फ्रॉम स्ट्रेसेस, फ्री फ्रॉम कोरोजन, और डी क्या है, लीक प्रूफ। तो आंख बंद करके क्या मारेंगे, लीक प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सीधे आते हैं, हाँ, द लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, देखिएगा यहां पर जो बच्चे का हमेशा कंफ्यूजन होता है वो समझिए कंफ्यूजन क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए हमारा ये एक क्या है, मटेरियल, इसका ये क्या है हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ये क्या है हमारा लैटरल एक्सिस। तो अगर मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, and a strain in the direction perpendicular to the direction of applied force is called lateral strain। तो इसमें ये जो डायरेक्शन है ये क्या हमारा हो गया, lateral strain का। अब अगर हम सेकंड केस लेते हैं जिसमें अगर फोर्स हम कुछ इस साइड लगा दिए, तो अब जो पहले लॉन्गिट्यूडनल था अब क्या हो जाएगा, lateral। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है, सी में, द स्ट्रेन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। सही बात है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इज। देखिए प्रिंसिपल क्या कहता है ट्रांसमिसिबिलिटी का, कि ट्रांस कहता है कि इट स्टेट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ए स्लाइडिंग वेक्टर। जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, स्लाइडिंग वेक्टर। देखिए ये हमारा क्या है, एक मटेरियल है। ठीक है, ये हमारा एक मटेरियल है, समझिएगा। इस पर हम लोगों ने फोर्स लगाया F। अगर इस फोर्स को हम इसी डायरेक्शन में रहने दें बट हल्का ऊपर से स्लाइड कर दें तो इसके मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यह कहता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ट्रांसमिसिबिलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि फोर्स को अगर हम उसी डायरेक्शन में रहने दें बट हल्का सा स्लाइड करें ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका अगर ऑप्शन नंबर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, इट स्टेट दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ए स्लाइडिंग वेक्टर। तो ये तो डिफिनीशन ही कहता है, इसमें लोड क्या लेना है, तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है 16 के बाद 21। हाँ, बोलता क्या है, इफ द डेप्थ ऑफ अ वाटर इन एन ओपन चैनल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ द फ्लो इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्रैंक्वाइल फ्लो। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें समझना कुछ नहीं है। सी हो जाएगा हमारा ट्रैंक्वाइल फ्लो। उसके बाद बोलता है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन हम करेंगे, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने वाला है, इसको समझते हैं। दोनों क्वेश्चन के लिए आपको दो स्टेटमेंट याद रखना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये जो नंबर होता है ना, डायमेंशनलेस नंबर, ये कभी नहीं भूलोगे। याद क्या रखना, दो स्टेटमेंट, रन इंजीनियर फॉर वर्किंग मॉडल। दूसरा क्या होता है, वेरी पॉपुलर गर्ल सुनिधि चौहान।
ठीक है। R फॉर रेनॉल्ड नंबर, E फॉर आइलर नंबर, F फॉर फ्रॉड नंबर, W फॉर बीवर नंबर, M फॉर मैक नंबर। V फॉर विस्कस फोर्स, P फॉर प्रेशर फोर्स, G फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, S फॉर सरफेस टेंशन फोर्स, C फॉर कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो बोलता क्या है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए डिस्प्ले हो रहा होगा, द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू इलास्टिक फोर्स। देखिए ये जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स क्या है, इलास्टिक फोर्स है। ठीक है, तो हमेशा सब में क्या होगा, इनर्शिया फोर्स सब में रहेगा, मतलब इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स इज कॉल्ड आइलर्स नंबर, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू फ्रॉड नंबर, इनर्शियल फोर्स अपॉन स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू वेबर नंबर, इनर्शियल फोर्स अपॉन सी से क्या हो गया हमारा कॉम्प्रेसिबिलिटी या फिर कॉम्प्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू मैक नंबर। ठीक है, तो क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू इलास्टिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेबर नंबर। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही बोल रहा है, डिस्प्ले हो रहा होगा, रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू, रेनॉल्ड नंबर क्या है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन द मैक नंबर इज बिटवीन व्हाट, द फ्लो इज कॉल्ड सुपरसोनिक फ्लो। देखिए मैक नंबर, मैक नंबर का डिफिनेशन क्या कहता है, मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो अगर हमारा वेलोसिटी जो भी है, चाहे वो हमारा फाइटर जेट हो, कुछ भी हो, हमारा कोई भी मटेरियल हो, उसका वेलोसिटी अगर साउंड से कम हो गया तो मैक नंबर क्या हो गया हमारा, लेस देन 1। और इसे क्या कहेंगे हम लोग, कौन सा, ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा सोनिक, ये हो जाएगा हमारा सुपरसोनिक। ठीक है, तो क्या बोल रहा है हमसे हमारा क्वेश्चन में कि जब मैक नंबर हमारा क्या रहेगा तो फ्लो इज कॉल्ड सुपरसोनिक। तो हम अगर हमारा मैक नंबर 1 से ज्यादा, मतलब 1 से 6 के बीच में रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक। इसका और भी बीच में डेरिवेशन है, फ्रॉम 1 to 1.5 2.5, उतना डिटेल नहीं देखना है। 1 और 6 के बीच में रहेगा तो क्या कहेंगे हम लोग इसे, सुपरसोनिक। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है द फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ ए वर्किंग बाय इंट्रोड्यूस बाई। तो ये बहुत आसान है, हमारा ये जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो टाइलर द्वारा दिया गया है, तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, FW टाइलर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है क्या, माइलस्टोन चार्ट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर। माइलस्टोन देखिए सबसे पहले क्या आया था, बार चार्ट आया था, तो बार चार्ट में बस और बस फाइनल पोजीशन के बारे में समझ में आता था, उसको क्या किया, थोड़ा मॉडिफाई किया, तो हमें फिर लाया गया क्या, माइलस्टोन चार्ट। तो माइलस्टोन चार्ट किसका इंप्रूवमेंट है, बार चार्ट का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोलता है द क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी का हमेशा फ्लोट क्या होता है, 0। ये सब आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर पार्ट CPM जो पढ़ना है आप लोग का, उसका पार्ट है। तो क्रिटिकल एक्टिविटी है 0 फ्लोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है चेंज इन इंथैल्पी इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज। मैं इधर वाला मिटा देता हूं। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन 2 प्रकार का था, एक था एंडोथर्मिक और एक था एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट लॉस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर इसमें कोई रिएक्शन हुआ तो हीट बाहर निकला, तो इंथैल्पी क्या था, इंथैल्पी अगर आप मेरा थर्मोडायनेमिक्स का क्लास किए होंगे जो BPSC वाले ऑफलाइन बैच में चला था, तो मैंने क्या बताया था कि एनर्जी कंटेंट ऑफ अ स्टेशनरी फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी
एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ अ मूविंग फ्लूइड इज कॉल्ड एंथैल्पी, एकदम बेसिक लैंग्वेज में। तो फ्लूइड बाहर निकला मतलब हीट बाहर निकला, तो उसके साथ जो भी एनर्जी बाहर निकला उसे क्या बोल देंगे, एंथैल्पी। तो शुरुआत में अगर मेरा एंथैल्पी H1 होगा और बाद में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट बाहर गया तो कुछ एनर्जी भी लेकर ये बाहर गया, तो अब मेरा एंथैल्पी क्या है, H2। तो बोलेंगे हम H1 इज ग्रेटर देन H2, क्योंकि कुछ हीट बाहर निकला, एक्सोथर्मिक था, एंडोथर्मिक होता तो H2 इज ग्रेटर देन H1 हो जाता। तो डेल्टा H क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू H2 माइनस H1, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन 0, मतलब निगेटिव। तो क्या बोलेगा, द चेंज इन एंथैल्पी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज निगेटिव। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर मेरा बी। अब नेक्स्ट बोलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है इसके हिसाब से, बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले हो रहा होगा, देखिएगा। आइडियल रैंकाइन साइकिल इज अ, देखिए समझिएगा चीज को, इसको बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ाए थे कि जो हमारा कार्नोट साइकिल था वो क्या था, हमारा रिवर्सिबल साइकिल। ये हम लोग जानते हैं कार्नोट साइकिल क्या होता है, मेरा रिवर्सिबल साइकिल। लेकिन कार्नोट साइकिल को हम नहीं बना पाते थे प्रैक्टिकली। क्यों नहीं बना पाते थे, क्योंकि कार्नोट साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस। द वेरी फर्स्ट इज कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सेकंड इज आइसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिक अगर हमें अचीव करना था तो हमारा सिस्टम क्या था, बहुत ही फास्ट, और अगर हमें कांस्टेंट वॉल्यूम अचीव करना था सिस्टम भी बहुत ही स्लो हुआ करता था। तो एक प्रोसेस बहुत फास्ट, एक प्रोसेस बहुत स्लो, तो वो सिस्टम नहीं बना पाते थे। तो हम क्या किए कि ठीक है भाई मेरा कार्नोट साइकिल नहीं बन रहा है, लेकिन उसी कंसेप्ट पर हम उसको कुछ चेंज करके बना सकते थे। तो कुछ चेंज किए, तो हम लोग बहुत सारा प्रोसेस देखे थे, उसमें एक था रैंकाइन साइकिल। क्योंकि रैंकाइन साइकिल में हमेशा क्या होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करते हैं। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, नो हीट लॉस नो हीट गेन, वहां एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। आप लोग पढ़े होंगे, वहां टेम्परेचर नहीं, वहां क्या होता है, लैटेंट हीट इन्वॉल्व होता है, लैटेंट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्यू कांस्टेंट हो रहा है ना मेरा, मतलब आइसोट्रोपिक अचीव कर पा रहे हैं कुछ ना कुछ। तो उस कंडीशन में हम क्या बोले थे कि मेरा रैंकाइन साइकिल क्या होता है, एक प्रकार का कार्नोट साइकिल का ही डिराइव्ड फॉर्म है। याद करिएगा क्लास जब आप लोग किए होंगे मेरा, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि आइडियल रैंकाइन साइकिल, एक तो मेरा रैंकाइन साइकिल है ही, ऊपर से एकदम आइडियल है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली रिवर्सिबल होगा। जब रिवर्सिबल बनाने के लिए हम लोग कार्नोट साइकिल में कुछ चेंजेस करके रैंकाइन साइकिल बना दिए, तो ऑब्वियस सी बात है आइडियल भी तो रिवर्सिबल ही होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, रिवर्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो देखते हैं हम लोग, उसमें बोलता है द नेट वर्क डन इन अ रैंकाइन साइकिल या डिफरेंस ऑफ। देखिएगा हम लोग बनाते हैं रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल क्या होता है, वन टू थ्री फोर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन बाय टरबाइन। टरबाइन से हमें काम मिला, हम लोगों ने वर्क डन पंप को दिया, ठीक है। यहां पर हम लोग हीट ऐड किए, यहां पर कंडेंसर में हमारा हीट रिमूव हुआ, ठीक है। तो बोलता है नेट वर्क डन इन ए रैंकाइन साइकिल। देखिएगा वर्क डन हमें टरबाइन दे रहा है। जब टरबाइन मूव करता है, हम लोग देखते हैं पावर प्लांट में, तो उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, मतलब वर्क डन हमें टरबाइन से मिल रहा है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव। हमने पंप को सप्लाई किया इलेक्ट्रिसिटी, ताकि पंप क्या हो, बॉयलर तक हमारे पानी को पहुंचा सके, इवेपोरेटर तक हमारे, सॉरी बॉयलर तक हमारे पानी को पहुंचा सके। तो यहाँ हमने पंप को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया, तो हो गया निगेटिव। तो कुछ एनर्जी हमें मिला और कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो नेट वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन नेट इज इक्वल टू वर्क डन टरबाइन माइनस वर्क डन पंप। तो क्या बोल रहा है कि द नेट वर्क डन इन अ रैंकाइन साइकिल इज अ डिफरेंस ऑफ, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टरबाइन वर्क एंड पंप वर्क। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर मेरे पास सी। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं हुआ होगा, अगर डाउट होगा तो कमेंट में पूछिएगा, बाद में देखेंगे कैसे सॉल्यूशन बनाएंगे फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है इफिशियंसी ऑफ अ रैंकाइन साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल के इफिशियंसी को और हम बोलते हैं हीट रेट, और क्या बोलते हैं, हीट रेट।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी को और क्या कहते हैं? हीट रेट। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल हीट इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। मैंने बोला था जब आप लोग को साइकिल पढ़ाया जा रहा था तो उसमें दो साइकिल पढ़ाए थे, एक था ऑटो साइकिल और एक था डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल को क्या बोला गया था? कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। डीजल साइकिल क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। और मैंने ये भी बोला था कि डीजल, डुअल और जब ऑटो की बात होगा तो हीट एडिशन में चेंज होगा, रिमूवल सबका कैसे होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको हम? ऑटो साइकिल। कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसको हम? डीजल साइकिल। कुछ देर कांस्टेंट वॉल्यूम और फिर कांस्टेंट प्रेशर मिक्स होगा तो क्या बोलेंगे? डुअल साइकिल। और डुअल साइकिल ही मेरा क्या है? डीजल साइकिल का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है। तो ऐसे से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। तो इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, सॉरी ये क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल हीट इज एडेड टू ए कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड डीजल साइकिल। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। 40 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द इफिशियंसी ऑफ ए ऑटो साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। देखिए इफिशियंसी जो होता है ऑटो साइकिल का क्या होता है? 1 माइनस 1 अपॉन आर टू द पावर गामा माइनस 1, जहां आर क्या होता है? आर होता है हमारा कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो। गामा क्या होता है? सीपी अपॉन सीवी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हीट सप्लाइड। बी बोलता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। तो देखिए रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स पे तो डिपेंड कर रहा है ना मेरा इफिशियंसी, तो इंडिपेंडेंसी तो होगा नहीं। कंप्रेशन रेशियो पे भी डिपेंड कर रहा है तो इंडिपेंडेंसी होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? इट इज द रेशियो इंडिपेंडेंट ऑफ हीट सप्लाइड। हमने इसे कितना हीट दिया, क्या उस पर फॉर्मूला में कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारा हमने 41 तक करा, 43। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बॉडी फॉर डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड। बहुत आसान है, पोटेंशियल एनर्जी। ये तो हर किसी को पता होना चाहिए, तो गलती नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा हो जाएगा? ए, पोटेंशियल एनर्जी। 44 क्या कहेगा क्वेश्चन? ए कर्व ऑफ वेरिंग अ रेडियस इज नोन एज ट्रांजिशन कर्व। ये भी बहुत आसान है, ये सब तो थ्योरेटिकल वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है। 45 क्या कहता है? द एंगल बाय विच द फॉरवर्ड टेंजेंट डिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैक टेंजेंट ऑफ द कर्व इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन एंगल। कितना से डिफ्लेक्ट, क्या डिफ्लेक्शन एंगल होता है? ये आपको आसान ही है, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, डिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा ए। 46 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर? न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज दैट एक्सिस एट विच बेंडिंग स्ट्रेस इज। ये तो मैं हमेशा जब भी आपको मैं एसएफडी, बीएमडी या फिर किसी और भी पढ़ाता हूं तो मैं वहां स्ट्रेस वगैरह, बेंडिंग स्ट्रेस, मैं बोलता ही हूं कि बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर हमेशा जीरो होता है। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर क्या होता है? जीरो होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? मैकेनिकल पार्ट्स। मैकेनिकल में इतना क्वेश्चन था, अप्रॉक्स 26 के अप्रॉक्स क्वेश्चन था, मतलब 50 क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन, मतलब 50% मेजॉरिटी तो मैकेनिकल अकेले लेके चला गया। और एग्जाम किसका था? सिविल इंजीनियरिंग का। 1/2019 किसका था? सिविल का पार्ट था। तो ऐसे ही अगर फ्यूचर में कोई बीपीएससी का क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, सिविल वाले में मैकेनिकल ज्यादा पूछता है, मैकेनिकल वाले में सिविल ज्यादा पूछता है, इलेक्ट्रिकल वाले में कुछ और पूछता है। तो इस सब चीज पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करिएगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट के थ्रू हमसे पूछिएगा। और फिर भी अगर आपका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है तो हमारा एक नंबर है कोचिंग का, वो याद रखिएगा, 7277084298। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करोगे, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन बताओगे कि सर बीपीएससी का मैकेनिकल पार्ट देखे थे, ये प्रॉब्लम है। उसी चैनल से आपको सॉल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। ये हमारा मैकेनिकल पार्ट था। इसके बाद और भी फैकल्टी हैं जो सिविल के हैं, वो सिविल पार्ट आप तक लेकर आएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल पार्ट लेकर आएंगे। और आज भी शायद एक बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, उसका भी सोल्यूशन हम लोग जल्द ही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप स्टे कनेक्टेड रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से, हमारे फेसबुक पेज से, हमारे टेलीग्राम चैनल से, सबका डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा, आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप तक सही समय पर सॉल्यूशन मिल जाए। इस सॉल्यूशन को बनाने में थोड़ा समय लग गया क्योंकि हम लोग भी थोड़ा बिजी थे।
लेकिन आज जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका सॉल्यूशन आज शाम तक या फिर कल मॉर्निंग तक आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। आंसर की तो आपको आज ही का आज मिल जाएगा, बट वीडियो सॉल्यूशन आपको कल तक मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, स्टे कनेक्टेड और पढ़िए, ठीक है। गुड लक। चलिए बाबू, तो आप सभी का फॉर्मूलेटर के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी 1-19 पेपर 4, जनरल इंजीनियरिंग पेपर 4, जनरल इंजीनियरिंग पेपर 4। पेपर 4 आपको पता है जनरल इंजीनियरिंग में क्या था, सिविल इंजीनियरिंग के कुछ पोर्शंस थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ पोर्शंस थे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ पोर्शंस थे। तो मैकेनिकल वाले सर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन डिस्कस करेंगे, जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवाल थे। तो पहला सवाल हमको दिखता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन। तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन। तो क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए होंगे और क्वेश्चन आपके डिस्प्ले भी हो जाएगा यहां पे। मतलब मेथड्स ऑफ कंटूरिंग का बात हो रहा है, मेथड्स ऑफ कंटूरिंग का बात हो रहा है। कंटूर क्या होता है? कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग ऑल प्लेसेस हैविंग सेम एलिवेशन। हाँ है ना, मान लीजिए एक हिल या माउंटेन है या क्लिफ है, इसका कंटूर ड्रॉ करना है तो हम लोग एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस सेट करते हैं और एक वर्टिकल, इस पॉइंट पे और ये पॉइंट और इसके चारों तरफ पॉइंट होगा। तो यहां रेफरेंस से कितना हाइट पे है इसी को लेके हम लोग प्लॉट करते जाते हैं, कंटूर मिलते जाता है। हाँ ना, पता होगा आप लोगों को, इसमें कोई। और मेथड्स का बात करें, मेथड्स ऑफ प्लॉटिंग कंटूरिंग का बात करें तो दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर फर्दर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक होता है रेडियल मेथड, एक होता है स्क्वायर मेथड, एक होता है इंटरसेक्शन मेथड, ठीक है, एक होता है टैक्योमेट्रिक मेथड, एक होता है इसी में प्लेन टेबल सर्वेइंग मेथड, जो कि प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। ठीक है, मेथड लिख देते हैं। और ये सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो हिली टेरेन के लिए बेस्ट सुटेबल मेथड होता है वो होता है टैक्योमेट्रिक मेथड। अब आपने ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या है? स्क्वायर मेथड। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? क्रॉस सेक्शनल मेथड। तीसरा ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड और चौथा ऑप्शन है डी, टैक्योमेट्रिक मेथड। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन कौन सा होगा सर? सही आपका डी, टैक्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग डील्स विद द मैपिंग ऑफ। नाम ही है हाइड्रोग्राफिक, हाइड्रो मींस वाटर, ग्राफिक मेजर, मैपिंग किसके लिए करेंगे? कनाल के लिए बिल्कुल नहीं ऑप्शन। लार्ज हेवनली बॉडीज के लिए, हेवनली बॉडीज के लिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग करते हैं, तो ऐसा ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन डी है माउंटेनियस रीजन, नहीं, माउंटेनियस रीजन में कंटूरिंग वगैरह करते हैं। तो ऑप्शन क्या बचा? सबसे पहला ऑप्शन लार्ज वाटर बॉडीज। तो क्या फिर से लिख देते हैं, हम बताते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग डील्स विद द, और यहां पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? लार्ज वाटर बॉडीज। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिख रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर 7। सवाल पूछा जा रहा है विच लाइन इज टैंजेंशियल टू द लेवल लाइन एट अ पॉइंट। विच लाइन इज टैंजेंशियल टू द लेवल लाइन एट अ पॉइंट। क्वेश्चन समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या करते हैं, ये है मेरा अर्थ का कर्वेचर, ठीक है ना, इसी पे मान लीजिए कोई फीचर है, ठीक है। ये मेरा कौन सा लाइन होता है? ये MSL, ये मेरा C है, ठीक है। और C का जो टॉप सरफेस वाला लाइन है उसी को क्या बोलते हैं? MSL, मीन सी लेवल। दिस इज MSL, मीन सी लेवल, हाँ या ना। और मीन सी लेवल के पैरेलल जो लाइन एक ड्रॉ करते हैं कर्वेचर को, दिस इज कॉल्ड लेवल लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं? लेवल। इस लाइन को क्या बोलते हैं? लेवल लाइन।
इस लाइन को, ठीक है, ये लाइन है मेरा लेवल लाइन। दिस लाइन इज लेवल लाइन, ठीक है। और लेवल लाइन के टांजेंशियल जो लाइन होता है, ये लेवल लाइन, और इस लाइन के टांजेंशियल जो लाइन होता है, इस पे अगर टांजेंट ड्रॉ करें, इस पे जो टांजेंट ड्रॉ करें, इसके टांजेंशियल जो लाइन होता है, इसके टांजेंशियल जो लाइन होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लम लाइन या वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? प्लम लाइन या फिर वर्टिकल लाइन। अब आप खुद ही देख लीजिए आपका जवाब क्या होगा क्वेश्चन का। सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टांजेंशियल विच लाइन इज टांजेंशियल टू द लेवल लाइन एट अ पॉइंट। ये मेरा लेवल लाइन है और इस लाइन के टांजेंशियल कौन सा लाइन दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऑप्शन कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर इसका पूछता कि इसके परपेंडिकुलर कौन सा होता है बाबा, तो ये हो जाएगा आपका प्लम लाइन या वर्टिकल लाइन। तो ऑप्शन है आपका ए वर्टिकल लाइन, ऑप्शन बी है प्लम लाइन, ऑप्शन सी है हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑप्शन डी है डेटम लाइन। ऑब्वियसली डेटम कहीं भी कोई एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, दैट इज डेटम लाइन। तो 7 का ऑप्शन होगा सी, 7 का ऑप्शन होगा सी, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज। तो हम लोग 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े हैं, याद है? शियर मॉडुलस, सॉरी यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? ये रेशियो होता है स्ट्रेस टू स्ट्रेन का। क्या होता है? स्ट्रेस टू स्ट्रेन का रेशियो होता है। अगर यंग्स मॉडुलस का बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन। अगर बल्क मॉडुलस का बात करें तो शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। और बल्क मॉडुलस का बात करें तो फिर से क्या हो जाएगा? कोई भी स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही होता है। अगर इसको फॉर्मूला में हम लोग लिखते हैं तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? प्रेशर, चेंज इन प्रेशर या स्ट्रेस बोल लीजिए, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का बात करें तो क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो ये होता है बल्क मॉडुलस। अब ऑप्शन पढ़ लीजिए, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ये तो होगा नहीं, ये कौन सा हो जाएगा? ये शियर मॉडुलस हो जाएगा, बल्क मॉडुलस नहीं होगा। टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल, उसका बात करें तो ये यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन बचा डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर जो क्या बोल रहा है? डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑप्शन डी, डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9 भी है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। क्वेश्चन नंबर 9 भी है फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाए आप, कोई स्लैब कास्ट किए, सपोज कीजिए आपको मालूम है कि ये स्लैब जो है मैक्सिमम जो ये लोड ले सकता है फेलियर होने से पहले, मतलब इसका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी कुछ 200 किलो न्यूटन है। क्या है? 200 किलो न्यूटन है। तो जब आप जान रहे हैं कि अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी इसका 200 किलो न्यूटन है, यानी 200 किलो न्यूटन पे ये क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा, ऐसा मान लीजिए। तो आप कभी भी इसके ऊपर 200 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई नहीं करेंगे। क्या करेंगे? एक रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हमेशा हम इस पे 100 किलो न्यूटन ही डालेंगे, उससे ज्यादा नहीं डालेंगे। इसका वियर लोड करने का मैक्सिमम अल्टीमेट कैपेसिटी कितना है? 200। लेकिन आप मैक्सिमम परमिट कितना कर रहे हैं? आप मैक्सिमम परमिट कितना कर रहे हैं? 100 किलो न्यूटन। ठीक है ना? यानी आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना का लेकर चल रहे हैं? 200 वियर कर सकता है 100, यानी 2 गुना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिए हैं। 100 किलो का एक आदमी इसके ऊपर खड़ा हो गया फिर भी कुछ नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि 200 वियर कर सकता है। 100 का एक और आदमी खड़ा हो जाए तब भी ये फेल करेगा। आदमी खड़ा कितना हो सकता है? 2, लेकिन आपने इसके ऊपर कितना का परमिट करके रखा है? 1 ही, यानी आप 2 गुना सेफ्टी लेके चल रहे हैं। तो
ये तो कॉमन सेंस का बात है। अगर फॉर्मूला में बात करें तो होता क्या है, अल्टीमेट लोड बियरिंग कैपेसिटी अपॉन मैक्सिमम परमिसिबल लोड बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। तो वही है अल्टीमेट स्ट्रेस में बात कर लें तो क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बात करें तो आंसर क्या होगा, सी। ये तो आप समझ गए। उसी तरह से एक 10 नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉल्किंग The object of caulking in a riveted joint is to make the joint. Caulking क्या होता है, कॉल्क हम लोग एक गम होता है, समझ रहे हैं ना, गम समझ रहे हैं ना, स्टिकी एमसील वगैरह देखे होंगे, या कोई भी किसी भी तरह का गम, उसी तरह का एक गम होता है जिसको बोलते हैं कॉल। उसको एक गन में फिट करते हैं और जहां कहीं भी ज्वाइंट वगैरह होता है, हम लोग इसको लीक प्रूफ बनाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस इंजेक्टर के थ्रू, उसके गन के थ्रू हम लोग इसमें उस गम को पेनिट्रेट करा देते हैं और वो गम जाके सूख कर ड्राई आउट हो जाता है और सारा लीक बंद हो जाता है। तो अगर हम रिवेटेड ज्वाइंट कर रहे हैं या दो प्लेट के बीच का ज्वाइंट कर रहे हैं, अगर किसी भी तरह से गम रह गया है तो कॉल्क को क्या करेंगे, गन के जरिए जो हम लोग अप्लाई करते हैं उसी को कॉल्किंग कहते हैं। और वो क्या करता है, सारा जो ज्वाइंट है या गैप है उसको सील कर देता है, और सील करने से क्या होगा, वो लीक प्रूफ बन जाएगा। तो ऑप्शन इसका 10 नंबर ही होगा। कहीं भी गैप वगैरह को सील करने के लिए हम लोग गम का यूज करते हैं और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉल्किंग। वो रिवेटेड ज्वाइंट हो या किसी और तरह का ज्वाइंट हो, कॉल्किंग हम लोग करते हैं गैप को सील करने के लिए, और गैप का सील करने से क्या होगा, लीक प्रूफ बन जाएगा। तो इस 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। वैसे बहुत सारे ऑप्शन है, स्ट्रॉन्गर इन टेंशन, फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, फ्री फ्रॉम कोरोजन, कुछ नहीं, लीक प्रूफ, ऑप्शन डी। उसी तरह से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स इन स्टेडिया डायफ्राम इज, ठीक है। टेक्योमीटर के स्टेडिया डायफ्राम में आप देखे होंगे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर कितना होता है, तो देखे होंगे ये हॉरिजॉन्टल, ये डायफ्राम है, इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन होता है और इसमें एक सेंट्रल लाइन होता है, 2 लाइन ऐसे होता है। या फिर दूसरा अरेंजमेंट आप देखे होंगे कहीं भी स्टेडिया डायफ्राम का, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 वर्टिकल लाइन, और इस तरह से देखे होंगे। तीसरा अरेंजमेंट अगर कहीं देखे होंगे डायफ्राम के ऊपर, तो आप क्या देखे होंगे, ये और दिस इज, ठीक है, और एक यहां एक यहां। मतलब आप कहीं भी देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितना दिख रहा है, 3, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना दिख रहा है, 3, हॉरिजॉन्टल लाइन कितना दिख रहा है, 3। तो स्टेडिया डायफ्राम के ऊपर टेक्योमीटर के नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने होते हैं, 3। तो ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन 4 है 4। तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट, 3, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, बर्ग्स करंट इज ए टोपोग्राफिकल फीचर इन, बर्ग्स करंट इज ए टोपोग्राफिकल फीचर इन। देखिए बर्ग्स करंट क्या होता है, ग्लेशियर आइस है, तो ग्लेशियर क्या करता है, मूव करता है, बर्फ पिघलता है, बर्फ स्लाइड करता है, मूव करता है। तो बहुत बड़ा आइस का डिपॉजिट है कहीं, मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन है इसका स्लोप है या इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये वाला हिस्सा मूव करना चाह रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या है, स्टैग्नेंट है, स्थिर है। तो जब एक स्टैटिक पोर्शन और एक मूविंग आइस का पोर्शन, दोनों के बीच में क्या होगा, ये मूव कर जाएगा और ये पीछे रह जाएगा, बीच में एक ऑब्स्टकल क्रिएट हो जाता है। उसी ऑब्स्टकल को क्या बोलते हैं, बर्ग्स करंट। क्या बोलते हैं, बर्ग्स करंट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पहला है ऑप्शन वाटर बॉडीज, ऑप्शन बी हिल्स, ऑप्शन सी प्लेन्स और ऑप्शन डी ग्लेशिएटेड रीजन। तो कहां का फीचर होना चाहिए, ये ग्लेशियर में ही फीचर होता है, ग्लेशियर का ही ये फीचर है बर्ग्स करंट। तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ग्लेशिएटेड रीजन, ठीक है ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 एक प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग पढ़े होंगे, वहां प्लेन टेबल का साइज पढ़े होंगे। प्लेन टेबल का साइज क्या होता है, 750 इंटू 600 into 15 mm. This is the size of plane table. Plane table is nothing but a table.
प्लाईवुड का एक टेबल होता है जिसका ये साइज होता है, ये mm में है, दिस वन इज mm, सब mm में है, ठीक। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये थिकनेस है। तो आपसे यहां तो थिकनेस पूछा नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ए ही हो गया आंसर, ऑप्शन ए ही हो गया आंसर। ये जो डाटा है वो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, तो यहां ऑप्शन ए ही होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लेटरल स्ट्रेन इज, स्ट्रेन तो आपको पता है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। लेंथ मत बोलिए, डायमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेन होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 ना, हाँ, स्ट्रेन होता क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, बहुत सही बात है, ठीक है। अब पूछ रहा है लैटरल स्ट्रेन क्या होगा। मान लीजिए ये कोई आपका, इसके ऊपर आप फोर्स लगाए P, अब इसके लेंथ में चेंजेज होगा, इसके लेंथ में क्या होगा, चेंजेज, ठीक है। पहले इसका डायमीटर d था, अब कम होगा, तो इस डायरेक्शन में जो आपका चेंज हुआ है लेंथ में अपॉन इस डायरेक्शन का ओरिजिनल लेंथ अगर आप L है तो उसको अगर आप लिख दें तो क्या मिलेगा आपको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाए हैं उस डायरेक्शन में जो लेंथ चेंज हो रहा है उस लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को लिखिएगा तो क्या मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं उस डायरेक्शन वाले उस डायरेक्शन में क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, और इसके परपेंडिकुलर जो ये वाला डायरेक्शन है इसको क्या बोलेंगे, लैटरल, ठीक है। तो अगर पूछ रहा है लेटरल स्ट्रेन क्या है, तो रेशियो ऑफ डिफॉर्मेशन इन एरिया, एरिया का साथ कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा ही ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन बी क्या है, रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन ओरिजिनल लेंथ, ऐसा नहीं, रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ठीक है, रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ, रेशियो ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ। एक्सियल डिफॉर्मेशन हमेशा जरूरी नहीं है, एक्सियल डिफॉर्मेशन अगर इसको अगर आप एक्सिस माने तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है ना, लेटरल तो नहीं हो रहा है, नहीं, इसको भी छोड़ देंगे। द स्ट्रेन एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, द स्ट्रेन एट राइट एंगल्स टू द, हाँ ये सही है, क्योंकि अप्लाइड लोड इस, अगर मान लीजिए अप्लाइड लोड हम इस डायरेक्शन में कर दें तो इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा और इस डायरेक्शन वाला क्या हो जाएगा, लेटरल हो जाएगा। अभी इस डायरेक्शन में लोड अप्लाई किए हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लेटरल। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर यही होना चाहिए, स्ट्रेन एट द राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मार्बल इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन ए सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक और एक्वस रॉक। तो आपको पता ही होगा टाइप्स ऑफ रॉक कितने तरह के होते हैं, बेसिकली 3 तरह के रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है, जो मोल्टेन मैग्मा होता है, लावा होता है, अर्थ के अंदर डिपोजिट हो जाता है, वहीं कूल डाउन होता है, उसके कारण से जो रॉक बनता है इग्नियस है, ठीक है ना। उसी में थोड़ा समय के साथ चेंजेज हुआ, ठीक है, बिना प्रेशर के कारण, प्रेशर का कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं था, कहीं केमिकल से कुछ रिएक्ट करके अंदर बनाया तो सेडिमेंट्री रॉक है। क्या है, अंदर ही कोई केमिकल से रिएक्ट करके इग्नियस रॉक किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, सेडिमेंट्री में। अगर इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक अंडर द एक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अर्थ के अंदर दबा हुआ है, भूगर्भ में दबा हुआ है, उस पर अगर टेम्परेचर प्रेशर के कारण क्या हुआ, चेंजेज आ गया, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये सब तो पता होगा, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि मार्बल किस तरह का रॉक है, तो मार्बल जो है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल क्या है मेरा, मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। जैसे अगर बात करें इग्नियस रॉक का, तो इग्नियस रॉक का 2-3 कॉमन एग्जांपल याद रखिए, बस सेडिमेंट्री रॉक का 2-3 कॉमन एग्जांपल याद रखिए, और मेटामॉर्फिक का 2-3 कॉमन एग्जांपल याद रखिए। जैसे मार्बल, और मार्बल भी मेटामॉर्फिक रॉक है, स्लेट भी मेटामॉर्फिक रॉक है। तो मेटामॉर्फिक रॉक का अगर एग्जांपल पूछा जाए तो मार्बल एंड स्लेट, वहीं से क्वेश्चन उठा के पूछा है। अगर आपसे हम पूछने की इग्नियस रॉक का 1-2 एग्जांपल बताइए, तो बसाल्ट एंड ग्रेनाइट,
बसाल्ट एंड ग्रेनाइट इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। आपसे पूछे सेडिमेंट्री रॉक बताइए, तो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल क्या होता है? एंथ्रासाइट, चौक, ये सब किसका एग्जाम्पल है? सैंडस्टोन, ये सब किसका एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन का आंसर है मेटामॉर्फिक रॉक, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड हैव मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ। ये तो एकदम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है? 10.5 किलो न्यूटन पर, सॉरी किलो न्यूटन नहीं, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेकेंड का 7, थर्ड का 3.5। वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी का बात करें तो 20%, सेकेंड क्लास का 22% और थर्ड क्लास का 25%। तो ये तो रटा रटाया होना चाहिए आपको। तो आंसर क्या होगा इसका? 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या मेगा पास्कल कह लीजिए, MPa, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। 17 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले, ठीक है। अगर क्ले में ज्यादा एल्यूमिना हो जाए उसके कारण से क्या क्या दिक्कत आ सकता है अगर आप ब्रिक बना रहे हैं उसको। तो आप लोग जानते हैं कि क्ले का जो कंस्टिट्यूएंट होता है, तो बेसिकली अगर मेजर कंस्टिट्यूएंट का बात करें क्ले का, तो वो होता है सिलिका और एल्यूमिना। अदर्स मिनरल होते हैं जो कि बहुत कम होते हैं। ये कितना परसेंट? ये 50 से 60%, और एल्यूमिना कितना बाबू? 20 से 30%। यही एल्यूमिना 20 से 30%, यही देखो 70 to 90% तो यही मिलके होगा। तो यही दो मेजर हैं। सिलिका का काम क्या है? सिलिका जो है, अगर सिलिका नहीं होगा तो जब भी मोल्ड कर रहे हैं उसमें क्रैक आ जाएगा, रैपिंग हो जाएगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म शेप नहीं दे पाएंगे, इसलिए सिलिका का होना बहुत जरूरी है। और एल्यूमिना क्या करता है? एल्यूमिना जो है प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। क्ले को क्या प्रोवाइड करता है? प्लास्टिसिटी। और जान रहे हैं कि प्लास्टिसिटी के कारण क्या होता है? हम किसी भी डिजायर्ड शेप में उसको मोल्ड कर सकते हैं इजीली। अगर प्लास्टिसिटी नहीं होगा तो मोल्डिंग मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ज्यादा हो जाने से सिलिका क्या होता है? फिर से वही दिक्कत हो जाएगा, रैपिंग होने लगेगा, उसका क्रैकिंग होने लगेगा, हाँ या ना। जब ड्राई करेंगे उसमें तो ब्रिक में अगर उस क्ले को जिसमें एक्सेस एल्यूमिना है उसको अगर ब्रिक में मोल्ड करके उसको सुखाने जा रहे हैं तो रैपिंग होने लगेगा उसका, समझ रहे हैं ना। यूनिफॉर्म शेप में नहीं रह पाएगा, मुड़ जाएगा, समझ रहे हैं। सुखाएंगे तो क्रैक कर जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। श्रिंकेज भी बहुत ज्यादा दिखेगा, अगर एल्यूमिना है तो फिर श्रिंकेज भी बहुत ज्यादा श्रिंक कर जाएगा। एक्सेस क्या है? चेंजेस कलर ऑफ ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो, नहीं कलर से कोई मतलब नहीं है। मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड रैप ऑन ड्राइंग, ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। वैसे तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इम्प्रूव्स इम्परमियाबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, नहीं इम्परमियाबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है एल्यूमिना से। मेक्स ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो 18 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय। हम लोग जानते हैं कि बोक्स कंपाउंड होता है। क्या होता है? बोक्स कंपाउंड, जिसपे सारा स्ट्रेंथ वगैरह का खेल डिपेंड करता है। और बोक्स कंपाउंड क्या होता है? C3S, C2A, C3A और C4AF। अगर इसको पढ़े तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसको बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और इसको क्या बोलते हैं? टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्रेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्रेट, ठीक है ना। अगर बात करें तो इस सब का नाम भी होता है, अपना नाम होता है इन लोगों का। इसको जैसे C3S को बोलते हैं एलाइट, इसको बोलते हैं बेलाइट, इसको बोलते हैं सेलाइट, और इसको बोलते हैं फेलाइट, ठीक है ना। ये कॉमन नेम है, ठीक है। और वैसे ये केमिकल नेम है, ट्राई कैल्शियम सल्फेट, डाई कैल्शियम सल्फेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफ्रेट। तो आप लोग पढ़े होंगे कि इस सब का काम क्या है। अर्ली स्ट्रेंथ कौन देता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि C2S के कारण क्या आता है? अर्ली स्ट्रेंथ आता है, ठीक है। और क्वेश्चन लेकिन मेरा पूछ क्या रहा है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसके कारण आता है? C2S के कारण। इसके कारण क्या आता है? अर्ली स्ट्रेंथ,
इसके कारण क्या आता है? अर्ली। इसके कारण क्या आता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ, है ना। और C3A के कारण क्या आता है? ये फ्लैश सेटिंग, अगर तुरंत सेट करता है तो किसके कारण से? C3A के कारण, जहां बहुत जल्दी तुरंत सेट कराना है सीमेंट को, फ्लैश सेटिंग प्रॉपर्टी को इनहेंस करना है, C3A बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है ना। और C4AF के कारण भी ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ये भी देता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। तो देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन C4AF नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया ताकि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो C4AF है वो भी क्या करता है? लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करता है, और C2S के कारण भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ आता है। तो अगर दोनों ऑप्शन में रहता तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होता, तो उस तरह का ऑप्शन है नहीं, इसीलिए C4AF को ऑप्शन में दिया ही नहीं आपके। तो ऑप्शन में क्या दिया? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S जो कि हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। और तीसरा ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यानी C3A, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है सिलिका, सिलिका का कोई लेना ही देना नहीं है, ऐसे ही डाल दिया गया है, ठीक है। तो आप अब समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 है द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू। पहला ऑप्शन है वाटर सीमेंट रेशियो, फर्स्ट ऑप्शन इज वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। देखिए वाटर सीमेंट रेशियो पे ड्यूरेबिलिटी डिपेंड नहीं करता है, वाटर सीमेंट रेशियो पे वर्केबिलिटी डिपेंड करता है, और स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी डिपेंड करता है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो को आप ज्यादा रखेंगे तो वर्केबिलिटी क्या होगा? ज्यादा। अगर वाटर सीमेंट रेशियो को आप ज्यादा रखेंगे तो वर्केबिलिटी क्या होगा? ज्यादा। और वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा रखे हैं, पानी ज्यादा रखे हैं, पानी जो भी है इवापोरेट करेगा, माइक्रोपोर्स डेवलप होंगे, माइक्रोपोर्स के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका कम हो जाता है। तो ड्यूरेबिलिटी पे तो फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है सैंड कंटेंट। सैंड कंटेंट से ड्यूरेबिलिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सैंड कंटेंट सिर्फ कंक्रीट का बल्किंग डिसाइड करता है। सैंड कंटेंट डिसाइड ओनली द बल्किंग ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट मिक्स आप बना रहे हैं वो बल्कीनेस उसका कितना होगा ये डिफाइन करता है सैंड। अगर ज्यादा सैंड डालेंगे तो जो आपका कंक्रीट मिक्सचर है वो क्या होगा? बल्कि ज्यादा होगा, कम डालेंगे कम होगा, ठीक है ना। इस पे ये भी डिपेंड नहीं करता है। अगला है सीमेंट एग्रीगेट रेशियो। बिल्कुल जो आपका ऑप्शन सी है सीमेंट एग्रीगेट रेशियो, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो, इस पे ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करता है और यही सही आपका ऑप्शन है, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो, ठीक है। वाटर एग्रीगेट रेशियो उस पे डिपेंड नहीं करता है। वाटर एग्रीगेट रेशियो का कोई मतलब ही नहीं है। वाटर एग्रीगेट रेशियो का कोई मतलब नहीं। हाँ अगर सिर्फ एग्रीगेट रेशियो लिखा होता, एग्रीगेट रेशियो, अगर एग्रीगेट रेशियो लिखा होता मतलब कोर्स एग्रीगेट टू फाइन एग्रीगेट का रेशियो, तो इस पे क्या डिपेंड करता है? कितना वॉल्यूम ऑफ वाइड होगा कंक्रीट के अंदर, ये डिसाइड करता है एग्रीगेट रेशियो। फाइन टू कोर्स का रेशियो क्या डिफाइन करता है? कितना वॉल्यूम ऑफ वाइड होगा, ठीक है। अगर कोर्स ज्यादा यूज कर लिए, फाइन कम किए तो वाइड बनेगा, क्योंकि फाइन ही वाइड को क्या करता है? फिल करता है, ठीक है। तो ये सब बात है। ग्रेडेशन भी वही बात है, वॉल्यूम ऑफ वाइड या ग्रेडेशन डिफाइन करता है एग्रीगेट रेशियो। तो यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे बाबू? क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या निकल के आया? सी, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ अ लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क इज। किसी भी लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क का, कोई भी लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब कोई बहुत बड़ा रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका फर्स्ट स्टेज क्या होना चाहिए? पहला स्टेज है डिजाइन, पहला ऑप्शन है डिजाइन, दूसरा ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा ऑप्शन है कंसेप्शन, और चौथा ऑप्शन जो ऑप्शन डी है वो है स्टडी एंड इवैल्यूएशन, स्टडी एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। देखिए पहले किसी भी चीज को बनाने के लिए कोई व्यक्ति पहले सोचता है कि हमको एक रोड बनाना है, ऐसा ऐसा रोड बनाना है, तो पहले सोचता है और उस सोच के आधार पे पीपीआर का काम होता है, प्री प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
पीपीआर में देखा जाता है कहां क्या कमी रह गया, अच्छा ये इस तरह से बनाना है। अब होता है कि नहीं, अब एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं, तो इसके बाद बनता है डीपीआर। क्या बनता है? डीपीआर। और डीपीआर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, टेंडर इनवाइट करते हैं, ठीक है ना, टेंडर इनवाइट करते हैं। आजकल बिहार में जितना सारा काम हो रहा है उसमें क्या है कि दो तरह का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, एसबीडी, या फिर हम लोग यूज करते हैं ईपीसी। ईपीसी क्या है? इंजीनियरिंग प्रोक्योर एंड कंस्ट्रक्ट। इसमें क्या है कि डिजाइन वगैरह वही लोग सबमिट करता है। अगर इस तरह का नहीं है तो डीपीआर के बाद हम लोग डिजाइन पे जाते हैं। वो डीपीआर मतलब जो है वो डिजाइन का ही है, वो है, ठीक है। तो डिजाइन जो है वो बाद का बात है, और डिजाइन जब आएगा तब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट के बाद काम शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से पहला जो ऑप्शन सही होना चाहिए वो ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये डिजाइन बाद का प्रोसेस है, डीपीआर ओपीआर में ही चला जाता है, और डीपीआर वगैरह बन जाएगा, डिजाइन वगैरह हो जाएगा, उसके बाद यहाँ कॉन्ट्रैक्ट आता है। स्टडी एंड इवेल्युएशन डीपीआर के साथ ही होता है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट या प्रोजेक्ट का स्टडीज कर रहे हैं आप, कैसे चल रहा है, तो सब बाद का ही बात है, वो पहले नहीं आता है। पहले इस कंसेप्शन मेरे ख्याल से ये आंसर इसका सही होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ एबव। देखिए वाटर में एसिडिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें एसिड ऐड हो रहा है कहीं से, ठीक है ना। आप लोग एसिड रेन के बारे में सुने होंगे। एसिड रेन क्या होता है? रेन वाटर के साथ एसिड मिक्स हो जाता है और रेन के साथ नीचे आने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? एसिड रेन। और होता क्या है, जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, एयर में मौजूद हैं, और अंडर स्पेशल कंडीशन जब ये वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो सल्फर बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन बनाता है कार्बोनिक एसिड, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, और नाइट्रोजन बनाता है वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड HNO3, और इन्हीं सब के कारण एसिड रेन होता है, ठीक है, वो अलग चीज है। यहां देखिए हाइड्रोजन जब वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम वाटर, कुछ नहीं। इसके कारण से एसिडिटी कहां से आएगा? एसिड बना ही नहीं, पानी में एसिड मिला ही नहीं, तो एसिडिटी बढ़ेगा कहां से? तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑक्सीजन के कारण तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बोनिक एसिड वाटर में मिलेगा तो उसका एसिडिटी बढ़ेगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द मैक्सिमम परमिसिबल क्वांटिटी ऑफ लेड इन वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाईज। मतलब लेड का मैक्सिमम परमिसिबल क्वांटिटी क्या होना चाहिए डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए? और आपके पास चार ऑप्शन है, 0.01 ppm, ऑप्शन बी 0.05 ppm, ऑप्शन सी 0.5 ppm एंड ऑप्शन डी इज 1 ppm, ठीक है। तो ये पूरा फैक्ट है, डाटा है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। ये आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0.05 ppm, ठीक है। इसके साथ कुछ लिख देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, आर्सेनिक, ठीक है ना, क्योंकि ये सब जनरली इन्वायरमेंट में लीड वगैरह, आर्सेनिक वगैरह, फ्लोराइड वगैरह, क्लोराइड तो बता ही दिया जाता है, लेकिन आर्सेनिक के बारे में नहीं। आर्सेनिक मैक्सिमम परमिसिबल कंटेंट ऑफ आर्सेनिक इज 0.01 ppm, ठीक है। क्लोराइड का तो आपको पता ही होगा, मैक्सिमम परमिसिबल क्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए आपका? 250 ppm। मैक्सिमम फ्लोराइड का कंटेंट कितना होना चाहिए? मैक्सिमम फ्लोराइड का कंटेंट जो होना चाहिए 1.5 ppm, ठीक है। आयरन एंड मैग्नीज का जो, आयरन एंड मैग्नीज Fe&Mg, आयरन एंड मैग्नीज का जो कंटेंट होना चाहिए वो 0.3 ppm, ठीक है। नाइट्राइट्स कितना होना चाहिए? 0। इस तो पढ़े होंगे सारा इन्वायरमेंट में, कोई नाइट्राइट्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ये टॉक्सिक इन नेचर होता है। तो ये सब प्योरली याद रखने का चीज है, याद रखने वाला डाटा है, याद रखिएगा। लिख दिए हैं, कहीं लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इन अ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक अंडर नॉर्मल कंडीशंस द इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड अप टू। कितना नॉर्मल कंडीशन में प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से कितना इम्प्यूरिटीज रिमूव होता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70% एंड ऑप्शन डी इज 80%, 80%। ठीक है, बेसिकली कितना रिमूव होता है इज नथिंग बट इफिशियंसी। आपसे प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का इफिशियंसी पूछा जा रहा है और हम लोग जानते हैं कि प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का इफिशियंसी 83-84% होता है। उस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स। ठीक है ना, इफिशियंसी ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक विथ रिस्पेक्ट टू रिमूवल ऑफ सेडिमेंट इज 80%। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, ऑप्शन डी। 31 का क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। 32 द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाई पासिंग द प्रोसेस ऑफ purifying water by passing it through bed of fine granular material is called। fine granular material is nothing but sand। sand के थ्रू पानी जो पास करके हम लोग प्यूरिफाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। ठीक है ना, अब जैसे इसमें ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन है स्क्रीनिंग। तो आपको पता है स्क्रीनिंग क्या होता है? लार्ज पार्टिकल्स को हटाने के लिए हम लोग वायर मेश या आयरन स्क्रीन लगाते हैं, जो बड़ा बड़ा पत्थर, कपड़ा, वेजिटेटिव मटेरियल्स जो भी होता है उसको क्या करता है? फिल्टर सेग्रीगेट कर देता है, तो उसको स्क्रीन बोलते हैं, उस प्रोसेस को स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है ना, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन सही आंसर है। ठीक है ना, उसी तरह से फिल्ट्रेशन सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन। सी क्या पूछ रहा है? कोगुलेशन। तो कोगुलेशन फ्लोकुलेशन आपको पता ही होगा कि जब वाटर के अंदर हम लोग कोगुलेंट डालते हैं, कोगुलेंट क्या करता है? कोगुलेंट एक केमिकल है जो क्या करता है, जो फाइन सेडिमेंट्स हैं उनको क्या करता है? आप अट्रैक्ट करके एक बड़ा पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं। तो कोगुलेशन में क्या करते हैं? धीरे धीरे केमिकल को मिक्स करते हैं और रोटेट करते हैं। फ्लोकुलेशन में भी सेम प्रोसेस होता है, वहां फास्ट मिक्सिंग करते हैं। तो कोगुलेशन फ्लोकुलेशन होगा ही नहीं। और सेडिमेंटेशन में क्या होता है? वो सेटल डाउन होता है। तो सेडिमेंटेशन ऑप्शन डी है, जो वो भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या है? सेडिमेंटेशन। सही ऑप्शन इज फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 द मिनिमम dissolved oxygen required in water to save the aquatic life। अच्छा, पानी के अंदर मिनिमम ऑक्सीजन कंटेंट कितना होना चाहिए एक्वेटिक लाइफ को बचाने के लिए? 1 ppm, ऑप्शन बी इज 2 ppm, ऑप्शन सी इज 4 ppm एंड ऑप्शन डी इज 8 ppm। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग रट के रखते हैं। ऑप्शन सी 4 ppm। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा बाबू? 4 ppm। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? 4 ppm। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद है क्वेश्चन नंबर 34। एक्सरे फिल्म्स आर सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। ठीक है ना, और ऑक्सीजन अगर मेजर करना होता है हम लोग वाटर में, तो पता ही होगा ना, आप लोग इन्वायरमेंट में तो सब पढ़े हैं, विंकलर्स मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, एक्सरे फिल्म्स आर द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। क्वेश्चन नंबर 34। एक्सरे फिल्म से कौन सा गैस निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और SO3। ठीक है ना, एक्सरे क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रे है, आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है ना, जब बेरियम प्लेट के ऊपर हम लोग फोटोन का बम्बार्डिंग करते हैं तो फ्लोरोसेंस जनरेट होता है, सब तो आप लोग पढ़े होंगे। और वहां से बेसिकली गैस जो जनरेट होता है वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन क्या है आपका? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सही आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सही आंसर इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है द मिनिमम साइज ऑफ ए स्मोक पार्टिकल इज। द मिनिमम साइज ऑफ ए स्मोक पार्टिकल इज। ए स्मोक का जो साइज होता है वो हमारा होता है 0.5 माइक्रोन मीटर से लेके 1 माइक्रोन मीटर के बीच में। दिस इज द साइज रेंज ऑफ ए स्मोक। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन A, B, C, D ऑप्शन क्या क्या है?
तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 0.2, 0.1, 0.8 और 0.4। सारे ऑप्शन माइक्रोन मीटर में है, ठीक है। तो 0.5 यानी मिनिमम और 1 क्या है मैक्सिमम। तो हमसे अगर मिनिमम पूछ रहा है तो 0.5, अगर मैक्सिमम पूछता तो 1 और रेंज पूछता तो 0.5 to 1। तो ये होगा नहीं, ये तो मैक्सिमम है, ये भी नहीं होगा। मिनिमम पूछा है, ये भी नहीं होगा। तो मिनिमम क्या होगा 0.5। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आपको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस पूरे पेपर में हमको इलेक्ट्रिकल का दिखा, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है इन अ ट्रांसफॉर्मर द रेसिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच में रेसिस्टेंस कितना होता है। ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच में रेसिस्टेंस कितना होता है। हम आपसे पूछें कि ये दोनों टर्मिनल के बीच का रेसिस्टेंस बताइए, तो आप क्या कहिएगा? कहिएगा सर ये तो ओपन है और जहां कहीं भी ओपन होता है वहां दोनों दो पॉइंट के बीच का सोर्स रेसिस्टेंस कितना होता है? इन्फिनिटी। क्योंकि यहां से यहां करंट पास करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि ओपन है। और नहीं पास कर रहा है तो हम लोग मान रहे हैं कि रेसिस्टेंस क्या है? इन्फिनिटी है, तभी करंट नहीं पास कर रहा है। यही लॉजिक है। और हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं करंट का पेनिट्रेशन या करंट का पास करने का कैपेसिटी कम होते जाता है और फाइनली एक पॉइंट पे रेसिस्टेंस इतना बढ़ा देंगे जिसके बाद करंट पास ही नहीं करेगा। तो ओपन, जहां कहीं भी ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट के थ्रू करंट पास नहीं करता और हम मान के चलते हैं कि वहां रेसिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी। सेम बात वही है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। प्राइमरी बाइंडिंग आप लोग ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे, प्राइमरी बाइंडिंग अलग और सेकेंडरी बाइंडिंग अलग, ये दोनों के बीच में गैप। तो यहां रेसिस्टेंस क्या होगा? इन्फिनिटी। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है वेरी स्मॉल, ठीक है। ऑप्शन बी है 0, ठीक है। ऑप्शन सी है कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ऑप्शन डी है इनफाइनाइट। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका, इनफाइनाइट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए ऑप्शन डी इनफाइनाइट इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 47 है वो इरिगेशन इंजीनियरिंग क्वेश्चन है। गिब्स मॉड्यूल इज ए टाइप ऑफ, तो गिब्स मॉड्यूल इज ए टाइप ऑफ आउटलेट, ठीक है ना। गिब्स मॉड्यूल इज ए टाइप ऑफ आउटलेट, ठीक है। और आउटलेट क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है, हम लोग जो किसी भी कैनाल वगैरह में, किसी भी स्ट्रीम में किसी बनाते हैं, बेसिकली कैनाल में ही बनाते हैं, किसी भी चैनल कह लीजिए, स्ट्रीम या चैनल में हम लोग बनाते हैं, ठीक है। क्यों बनाते हैं? डिस्चार्ज को रेगुलेट करने के लिए। और आपको पता होगा कि आउटलेट कितने तरह का होता है? आउटलेट बेसिकली 3 तरह का होता है। एक होता है नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, सॉरी, और दूसरा होता है मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर आउटलेट, सेमी मॉड्यूलर आउटलेट, और तीसरा होता है मॉड्यूलर आउटलेट, ठीक है। नॉन मॉड्यूलर आउटलेट क्या होता है? मतलब आउटलेट से जो आपको डिस्चार्ज मिल रहा है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? डिस्ट्रीब्यूटरी में कितना डिस्चार्ज है और वाटर कोर्स में कितना डिस्चार्ज है। अगर आउटलेट से जो आपको डिस्चार्ज मिल रहा है वो डिपेंड कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर कोर्स के डिस्चार्ज के ऊपर, तो उस तरह के आउटलेट को बोलते हैं हम लोग नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। अगर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरी पे डिपेंड कर रहा है, वाटर कोर्स से मतलब नहीं है, तो इसको बोलते हैं सेमी मॉड्यूलर आउटलेट। और मॉड्यूलर आउटलेट क्या होता है? जो डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या डिस्चार्ज है, क्या वाटर सप्लाई है, क्या वाटर लेवल है, वाटर कोर्स में क्या वाटर लेवल है, उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है और हमको एक फिक्स डिस्चार्ज मिलते रहता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलर आउटलेट। अब मॉड्यूलर में भी रिजिड होता है और रिजिड में भी गिब्स होता है, खन्ना होता है, ठीक है ना। तो रिजिड मॉड्यूलर से क्या मिलता है? रिजिड से क्या मिलता है? हमको एक फिक्स डिस्चार्ज मिलता है। तो मॉड्यूलर में भी रिजिड होता है, रिजिड मॉड्यूलर और नॉन रिजिड मॉड्यूलर। और रिजिड मॉड्यूलर 2 तरह का होता है, एक होता है गिब्स रिजिड मॉड्यूलर और एक होता है खन्ना रिजिड मॉड्यूलर। आप लोग कैनाल इरिगेशन पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे, कैनाल आउटलेट वगैरह पढ़े होंगे ना, उसमें सारा ये पढ़े होंगे। तो गिब्स किस तरह का आउटलेट है भाई? रिजिड। और किस तरह का? मॉड्यूलर। तो आंसर क्या होगा? रिजिड मॉड्यूलर। तो ऑप्शन ए क्या है? नॉन मॉड्यूलर आउटलेट? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेमी मॉड्यूलर आउटलेट? बिल्कुल नहीं। रिजिड मॉड्यूलर आउटलेट, ये ऑप्शन सही है। तो गिब्स मॉड्यूलर, गिब्स मॉड्यूल इज ए टाइप ऑफ आउटलेट। और विच टाइप ऑफ आउटलेट? रिजिड मॉड्यूलर
आउटलेट। तो इस क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपका होगा, 47 ही है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 48 ग्रीड चेंबर्स, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है हमसे ग्रीड चेंबर्स ऑफ सीवरेज प्लांट आर जनरली चेंज्ड आफ्टर, चेंज्ड आफ्टर मतलब क्लीन्ड आफ्टर पूछने का है। 14 दिन पीरियड होता है, आपको पता ही है, 14 डेज यानी 2 वीक, तो 1 डे नहीं, 1 वीक नहीं, ऑप्शन सी इज 2 वीक, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज 4 वीक नहीं। तो 48 तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 वीक्स। और कौन सा सही ऑप्शन होगा बाबू? सी, 2 वीक्स। 48 का सही ऑप्शन है सी, 2 वीक्स, 14 दिन। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है? द सीमेंट वाइडली यूज्ड इन रिटेनिंग वाल, ठीक है ना। रिटेनिंग वाल का कंस्ट्रक्शन जो होता है ना, हेवी कंक्रीटिंग होता है, कंक्रीटिंग ज्यादा होता है। तो जहां कहीं भी मास कंक्रीटिंग या हेवी कंक्रीटिंग करते हैं, वहां पे जैसे डैम वगैरह में भी हेवी कंक्रीटिंग होता है, तो जहां पे भी हेवी कंक्रीटिंग करते हैं हम लोग लो हाइट सीमेंट यूज करते हैं, क्योंकि एक तो सीमेंट और कंक्रीट का क्या है, अमाउंट ज्यादा है। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन देखें उतना ज्यादा कंक्रीट से तो बहुत ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे, फिर मेरा पर्पस डिफीट हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे, स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इन द सीमेंट वाइडली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वाल इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्यों यूज करेंगे? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम लोग रोड वगैरह में, पेमेंट वगैरह में यूज करते हैं, जहाँ ट्रैफिक को इजिली मतलब ज्यादा देर हम लोग बाधित करके ना रह सके, रोड बनाए और 24 घंटा 30 घंटा के बाद हम लोग क्या कर दें, शुरू कर दें, तो उस सब जगहों पे यहाँ यूज करते हैं। यहाँ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज नहीं होगा रिटेनिंग वाल में। ऑप्शन बी लो हीट सीमेंट, बिल्कुल लो हीट सीमेंट हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे? लो हीट सीमेंट यूज करेंगे। तीसरा ऑप्शन सी है सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट हम लोग वहां यूज करते हैं जहां सल्फेट अटैक का चांस होता है, जैसे अगर सी वगैरह मरीन स्ट्रक्चर कोई बना रहे हैं, समुद्र के किनारे कोई बना रहे हैं, समुद्र में कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वहां पे सल्फर का मात्रा ज्यादा होता है, और सल्फर का मात्रा सी वाटर में है तो अटैक का भी चांसेस है, तो वहां पे हम लोग सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट यूज करेंगे। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट तो कहीं यूज कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा खास बात है नहीं। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन कह रहा है द सीमेंट वाइडली यूज्ड इन रिटेन, अच्छा ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 50। द सम परसेंटेज ऑफ ऑल डिलेटेरियस, द सम परसेंटेज ऑफ ऑल डिलेटेरियस मटेरियल्स इन एग्रीगेट सेल इज नॉट एक्सीड। पहले तो आप डिलेटेरियस समझिए, डिलेटेरियस क्या होता है? डिलेटेरियस मतलब होता है कॉजिंग हार्म और डेंजर, वैसा सब्सटेंस, वैसा चीज जो किसी भी चीज के साथ ऐड होकर हार्म या डेंजर कॉज करे। तो आप समझ गए, डिलेटेरियस मटेरियल्स वैसा मटेरियल जो एग्रीगेट के साथ अगर ऐड हो तो मेरा हार्म कॉज करे। तो एग्रीगेट के साथ अगर ऐड हो गया है तो एग्रीगेट से हम बनाएंगे क्या? कंक्रीट बनाएंगे, और कंक्रीट को क्या करेगा? हार्म या डैमेज करेगा। तो उस तरह के हार्म या डैमेज कॉज करने वाले मटेरियल्स का परसेंटेज कितना होना चाहिए? जैसे आपको समझ में नहीं हो रहा होगा कि डिलेटेरियस मटेरियल में किसके रखें, तो डस्ट आप एज्यूम कर सकते हैं। अगर सैंड के अंदर या एग्रीगेट के अंदर डस्ट है, तो जब आप कंक्रीट बनाएंगे तो वो ऑब्वियसली डस्ट पार्टिकल्स क्या करेंगे? कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को या कंक्रीट का जो भी प्रॉपर्टी है उसको क्या करेंगे? डिग्रेड करेंगे, हाँ या ना? तो एग्रीगेट में डस्ट का अमाउंट क्या होना चाहिए? बहुत कम, नहीं होना चाहिए। फिर भी और भी इस तरह से डस्ट के अलावा भी बहुत सारा डिलेटेरियस मटेरियल हो सकता है जो हार्म कॉज करे। तो टोटल परसेंटेज जो एग्रीगेट में डिलेटेरियस मटेरियल का या हार्म कॉजिंग मटेरियल का होना चाहिए वो कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो इन जनरल 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है 5%। द सम परसेंटेज ऑफ ऑल डिलेटेरियस मटेरियल, जैसे डस्ट है, इसके अलावा भी दूसरा है, कोई तीसरा है, चौथा है, जितने सारे डिलेटेरियस मटेरियल हैं सबका मिलकर परसेंटेज 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5% तक ही हम लोग अलाउ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 राइट ऑप्शन इज ए। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का डिस्कशन खत्म हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।